Yes, my dear students, very welcome to all of you in your biome academic and spiritual science classes. बेटा डिस्टेंस थोड़ा सा वो ज़्यादा हुआ है जो क्लियर ओके थैंक्स डियर स्टूडेंट. Dear students, today we are going to start new lesson in our 11th class NCERT biology, and the name of chapter is biomolecule. हमारे 11th क्लास के प्रिय छात्रों, मेरे दिल के टुकड़ों, आज हम बायोलॉजी में एक नया लेसन स्टार्ट करने जा रहे हैं, बायोमॉलिक्यूल, जैव अणु. ये जैव अणु क्या होता है डियर स्टूडेंट? बड़ा सिंपल सा डेफिनेशन है. किसी भी लिविंग सेल में जो मॉलिक्यूल होते हैं उसे ही बायोमॉलिक्यूल कहते हैं. ठीक है. अब यहाँ पे एक क्लैरिफिकेशन की जरूरत है. तो अभी भी हम लोगों ने सेल चैप्टर को पढ़ के कंप्लीट किया है. हमने देखा है कि सेल के अंदर, लिविंग सेल के अंदर कुछ ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स भी होते हैं. लेकिन इनऑर्गेनिक एलिमेंट होते हैं तो क्या वो कंपाउंड फॉर्म होते हैं, क्या वो मॉलिक्यूल फॉर्म होते हैं, ये जानने की जरूरत है. दूसरी चीज, लिविंग सेल के अंदर कार्बन हाइड्रोजन यानी वो मॉलिक्यूल्स जो कार्बन कंपाउंड होते हैं, यानी किसी लिविंग सेल के अंदर कार्बन कंपाउंड्स बायोमॉलिक्यूल कहलाते हैं, जिसमें कार्बन निश्चित रूप से होगा. ठीक है. तो ये बायोमॉलिक्यूल्स होते क्या हैं अगर हम देखें तो मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन एनी सेल इज नोन एज बायोमॉलिक्यूल. हियर वी कैन से बायोमॉलिक्यूल्स बराबर क्या होगा? बायोमॉलिक्यूल का के बराबर होगा क्या? ये इक्वल टू होगा कार्बन कंपाउंड, कार्बन कंपाउंड्स. यानी सेल के अंदर जो कार्बन मॉलिक्यूल्स होते हैं वो बायोमॉलिक्यूल्स कहलाते हैं. किसी जीवित कोशिका में उपस्थित कार्बन अणु जैव अणु कहलाते हैं. कार्बन से मिलकर बने हुए अणु जैव अणु कहलाएंगे. सबसे बड़ी विडंबना क्या है, यहाँ देख रहे हैं कि अर्थ क्रस्ट एलिमेंट्स आर सैंपल ऑफ लिविंग टिश्यू. बड़ी अद्भुत. इस छोटे से सेंटेंस में बहुत बड़ा इवोल्यूशन का एक मिस्ट्री, एक रहस्य छिपा हुआ है डियर स्टूडेंट्स. जब हम लोग इवोल्यूशन ऑफ लाइफ देखने लगेंगे तो ये मिस्ट्री को डिकोड करने का अवसर आएगा. लेकिन उसकी छोटी सी झलक तो हम यहाँ ले लेना चाहिए. ये लाइन जिसमें प्रयोग हुआ है, ध्यान रखिएगा, इस धरती का निर्माण जिन तत्वों से हुआ. विडंबना यह है कि धरती के ऊपरी परपटी पर अर्थ क्रस्ट में मॉलिक्यूल्स का जो कॉम्बिनेशन होता है, मोर ओवर वही कॉम्बिनेशन हमारी बॉडी के सेल का होता है. विश्वास ना हो तो देख लीजिए हाथ कंगन कुमार से क्या. देखिए यहां पहले 9.1 टेबल देखिए. ए कंपैरिजन ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन नॉन लिविंग एंड लिविंग मैटर. नॉन लिविंग और लिविंग मैटर, ध्यान रखिएगा, ये नॉन लिविंग, ये अर्थ क्रस्ट एंड ह्यूमन बॉडी. ह्यूमन बॉडी क्या है? लिविंग मैटर है. और अर्थ क्रस्ट क्या है? नॉन लिविंग है. तो दोनों में जरा आइए देखते हैं एलिमेंट्स का कंपोजिशन देखें या परसेंटेज देखें. परसेंटेज वेट ऑफ अर्थ क्रस्ट, यानी अकॉर्डिंग टू वेट, भार के हिसाब से अर्थ के क्रस्ट में और ह्यूमन की बॉडी में ये जो एलिमेंट्स हैं, जैसे कि हाइड्रोजन अर्थ के क्रस्ट में जो है 0.14% होता है, जबकि ह्यूमन बॉडी में 0.5% होता है. ठीक है. और इसके बाद देखिए कार्बन जो है ये अर्थ क्रस्ट में 0.03 होता है और ह्यूमन बॉडी में 18.5% होता है. इसी प्रकार से ऑक्सीजन देखें. ऑक्सीजन अर्थ क्रस्ट में 46.6% होता है, तो ह्यूमन बॉडी में 65% होता है. ठीक. इसी प्रकार से नाइट्रोजन अर्थ क्रस्ट में वेरी लिटिल अमाउंट में परसेंटेज में होता है, जबकि ह्यूमन बॉडी में 3.3% होता है. सल्फर की मात्रा अर्थ क्रस्ट में 0.03% यानी कार्बन के बराबर, और ह्यूमन बॉडी में भी ये 0.3% होती है. सोडियम
ह्यूमन की बॉडी अर्थ क्रस्ट में 2.8%, तो ह्यूमन बॉडी में 0.2%। इसी प्रकार से कैल्शियम अर्थ क्रस्ट में 3.6%, तो ह्यूमन बॉडी में 1.5% होती है। आइए, मैग्नीशियम अर्थ क्रस्ट में 2.1%, तो ह्यूमन की बॉडी में 0.1% होती है। और सिलिकॉन SI अर्थ क्रस्ट में 27.7%, तो ह्यूमन की बॉडी में नेग्लिजिबल होती है, क्योंकि इसका पॉइजनस नेचर होता है। नीचे क्या लिख रहे हैं, एडाप्टेड, ये जो रिपोर्ट हमें मिली है ये क्या हुआ है, ये यूनिवर्सिटी प्रेस हैदराबाद से जो है हमको प्राप्त हुई है, यानी एडाप्टेड फ्रॉम CNR राव अंडरस्टैंडिंग केमिस्ट्री यूनिवर्सिटी प्रेस हैदराबाद से ये रिपोर्ट प्राप्त हुई है। यहाँ पे सिमिलरिटी क्या देखिए, मोर ओवर जो एलिमेंट्स हमें अर्थ क्रस्ट में मिले हैं वही एलिमेंट्स हमारी ह्यूमन बॉडी में मिले हैं। इट मीन्स हम कहते हैं ना कि छित जल पावक गगन समीरा, यानी हमारे धरती में हमारे शरीर का मोर ओवर कंपोजिशन वो अर्थ से मिला हुआ है, तो अर्थ के ये कंपोनेंट्स हमारी बॉडी में प्रेजेंट होते हैं। फिर आगे देखिए, यहाँ पर दूसरे लिस्ट में क्या दिखा रहे हैं, ए लिस्ट ऑफ रिप्रेजेंटेटिंग इनऑर्गेनिक कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ लिविंग टिश्यू। ठीक है, किसी लिविंग टिश्यू में कौन कौन से इनऑर्गेनिक कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं, किस रूप में, आयनिक फॉर्म में। तो यहाँ देखिए, सोडियम जिसका फार्मूला Na है, पोटेशियम K+, कैल्शियम Ca++, मैग्नीशियम Mg+, वाटर H2O फॉर्म में, कंपाउंड फॉर्म में, एंड कंपाउंड्स लाइक सोडियम क्लोराइड, कैल्शियम कार्बोनेट, फॉस्फेट एंड सल्फेट, ये क्या होते हैं, ये हमारी लिविंग टिश्यू में पाए जाते हैं इन द फॉर्म ऑफ रेडिकल्स। ओके, अब आइए, इतना जानने के बाद अब हम लोग आगे क्या देखेंगे, सेकेंड पॉइंट। अब हम देखेंगे हाउ डू एनालाइज केमिकल कंपोजिशन ऑफ सेल। हम सेल के अंदर जो ये इनऑर्गेनिक या ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स जो हमारी सेल में होते हैं, इस सेल के अंदर हम इनको कैसे आइसोलेट करेंगे, हम इनको अगर स्टडी करना चाहें तो कैसे हम इनको आइसोलेट कर सकते हैं, कैसे फिल्टर कर सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे दो स्टेप है। एक स्टेप है बायोमॉलिक्यूल्स के फिल्ट्रेशन का, यानी आइसोलेशन का, एक्सट्रैक्शन का। दूसरा है फ्रैक्शनल एक्सपेरिमेंट, जिसके द्वारा हम इनऑर्गेनिक कंपोनेंट्स को अपनी लिविंग सेल से आइसोलेट करते हैं या एक्सट्रैक्ट करते हैं, बाहर निष्कर्षित करते हैं। तो आइए जरा देख लें कि हम इनऑर्गेनिक कंपोनेंट्स को किसी सेल से कैसे निष्कासित करते हैं। तो यहाँ पे ये लिविंग टिश्यू है, लिविंग टिश्यू के नाम पर लीवर को ले लीजिए या किसी भी वेजिटेबल को ले लीजिए, वेजिटेबल या लीवर को लेके या किसी भी लिविंग एनिमल टिश्यू को लेकर के आप क्या कीजिए, उसको ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड से क्या काम कीजिए। अच्छा, ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड का यूज हम वहां करते हैं जब हम बायोमॉलिक्यूल का एक्सट्रैक्शन करते हैं, लेकिन जब हम इनऑर्गेनिक कंपोनेंट्स का एक्सट्रैक्शन करते हैं तो यहाँ पर हमको जो है क्या करना होता है, ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड नहीं मिलाना पड़ता। हम क्या करेंगे, लिविंग टिश्यू ले लेंगे, उसको क्या करेंगे, लिविंग टिश्यू का इमीडिएट अगर हम वेट निकालें तो वो क्या होता है, वो उसका वेट यानी नम भार होता है। ठीक है, इसको अब ड्राई करा दीजिए, सुखा दीजिए। सुखाने के बाद क्या होता है, उसमें और 95% के लगभग जो वाटर कंटेंट्स होता है वो जो है क्या होता है, इवेपोरेट हो जाता है। वो जब इवेपोरेट हो जाता है तब इसके बाद उसका जो सूखने के बाद उसको अगर वेट करें, अब उसका जो भार होता है वो ड्राई वेट होता है। ठीक है, अब इस ड्राई वेट वाले जो है वो टिश्यू को या वेजिटेबल को क्या कीजिए, फुल्ली बर्न कर दीजिए, पूरी तरह इसको जला दीजिए। जलाने से क्या हो जाएगा, उसमें जो शेष बचा हुआ वाटर होगा वो इवेपोरेट कर जाएगा और कार्बन ऑक्सीजन से मिलकर के CO2 के फॉर्म में भी क्या होगा, वो भी इवेपोरेट कर जाएगा। अब इसके बाद जलाने पर जो कुछ बचेगा वो एस होगा, राख होगा। ठीक है, अब इसी राख में अगर इसका एनालिसिस करें तो इसमें लगभग 30 एलिमेंट्स हमें मिलेंगे इन द फॉर्म ऑफ कैल्शियम, क्लोराइड, मैग्नीशियम, मैग्नीज, आयरन, जिंक, एल्यूमिनियम, सल्फर, फास्फोरस एक्सेट्रा। ठीक है,
तो यहाँ से क्या होता है, वो इनऑर्गेनिक कंपोनेंट्स का हम एक्सट्रैक्शन कर लेते हैं। अब यदि हमको जो है बायोमॉलिक्यूल का एक्सट्रैक्शन करना हुआ तो क्या करेंगे, ये जो लिविंग टिश्यू हमने लिया था उसमें क्या करते हैं, ट्राइक्लोरोएस्टिक एसिड Cl3CCOOH को मिला करके क्या करेंगे, इसकी ग्राइंडिंग करेंगे। ग्राइंडिंग के लिए क्या करते हैं, मोर्टार और पिस्टल की सहायता से, यानी ओखली में रख करके मूसल से उसका जो पिस्टल है उससे क्या करते हैं, उसको कूच देते हैं गम। तो उससे जो मिलता है पीसने के बाद वो थिक स्लरी, जिसको गाढ़ा करदम कहते हैं, यानी चटनी जिसको हम लोग आम भाषा में कहते हैं, इस प्रकार से क्या हो जाएगा, थिक स्लरी प्राप्त हो जाती है। अब ये जो थिक स्लरी है इसका क्या करते हैं, इसका फिल्ट्रेशन करते हैं, इसको छानेंगे। कैसे छानेंगे, चेस क्लॉथ से या कॉटन क्लॉथ, रेशम के कपड़े से या सूती कपड़े से, बारीक महीन वाले से क्या करेंगे, छान लेंगे। छानने के बाद क्या होगा, उसका फ्रैक्शन प्राप्त होगा, दो भागों में मिलेगा। जैसे मान लीजिए ये टेस्ट ट्यूब है, इसमें क्या काम किया, जो स्लरी था स्लरी को हमने इसमें डाला, ये क्या है, ये सिलिकॉन चीज ग्लास है, इसमें इसको डाल दिया। डालने के बाद दो चीज होगा, कुछ ऐसा होगा जो कि इस फिल्ट्रेट में, यानी इस क्या कहते हैं, जो चेस या कॉटन का क्लॉथ है ऊपर ही रुक जाएगा, रिटेंटेट हो जाएगा, बचा रह जाएगा। तो ये जो बचा हुआ है उसको रिटेंटेट कहते हैं, धारित कहते हैं, धारित। ठीक है, तो ये धारित है, ये धारित एसिड इंसॉल्युबल होता है। क्यों एसिड इंसॉल्युबल होता है, क्योंकि अगर एसिड इंसॉल्युबल होता तो इसमें क्या हो जाता, ये पूरा सॉल्व हो जाता और यहाँ कुछ न बचता, लेकिन यहाँ बचा है, इसलिए क्या है, ये रिटेंटेट कहलाएगा, जो एसिड इंसॉल्युबल पूल होता है। दूसरा पूल क्या होता है, फिल्ट्रेट का, जो छन करके यहाँ आकर के इकट्ठा हो गया, वो फिल्ट्रेट है, जिसको हिंदी में निस्चंद कहते हैं। ये क्या होता है, ये एसिड सॉल्युबल होता है। अब इसी एसिड सॉल्युबल में क्या होता है, थाउजेंड्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स प्रेजेंट होते हैं। ये जो थाउजेंड्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को कंटेन करने वाला ये जो फिल्ट्रेट है, इसका क्या करते हैं, इसका आइसोलेशन करते हैं और प्योरिफिकेशन करते हैं। आइसोलेशन और प्योरिफिकेशन के बाद क्या होता है, इसमें हमको जो है बायोमॉलिक्यूल्स प्राप्त होते हैं। ये बायोमॉलिक्यूल्स के रूप में इसमें क्या क्या हो सकता है, इसमें बेटा सी डबल बॉन्ड हो, CO का मतलब कार्बन मोनोऑक्साइड नहीं, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है, बायोमॉलिक्यूल्स है, इसलिए यहाँ CO का मतलब नहीं, C डबल बॉन्ड O, ये क्या है, कीटोन्स है। CHO एल्डिहाइड, COOH कार्बोक्सिल यानी एसिडिक ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिक एसिड, AA मींस एमिनो एसिड, या फिर मतलब फैटी एसिड्स, पेप्टाइड, न्यूक्लियोटाइड, एक्सेट्रा इसमें क्या होंगे, प्राप्त होंगे। अब आगे चल करके हम लोग इसमें एक एक के बारे में हम पढ़ेंगे। हमें एमिनो एसिड के बारे में पढ़ना है, हमें पेप्टाइड प्रोटीन के बारे में पढ़ना है, हमें न्यूक्लियोटाइड के बारे में पढ़ना है, हमें फैटी एसिड के बारे में पढ़ना है और कार्बोहाइड्रेट के बारे में पढ़ना है। इस लेसन में इतनी सारी चीजों के बारे में जानकारी लेनी है। तो आइए नेक्स्ट पेज पर हम लोग क्या करते हैं, अमीनो एसिड के बारे में देखते हैं, अमीनो एसिड क्या है। तो डियर स्टूडेंट्स ध्यान दीजिए, अमीनो एसिड्स, तो अमीनो एसिड को शॉर्ट में हम AA लिखते हैं। अमीनो एसिड क्या होता है, अगर ध्यान दीजिएगा, अमीनो एसिड में क्या होता है, सेंटर में एक कार्बन होता है जिसको अल्फा कार्बन कहते हैं। ठीक है, इस अल्फा कार्बन, जैसे मान लीजिए कि ये मेथेन है CH4, लेकिन क्या हुआ, इसका एक बॉन्ड जो है हाइड्रोजन से सेपरेट होता है, बैलेंस होता है। दूसरे बॉन्ड पे इसमें क्या होते हैं, कार्बोक्सिलिक ग्रुप यानी COOH एसिडिक ग्रुप अटैच होता है। तीसरे ग्रुप पर इसके क्या होता है, एमाइड NH2 अटैच होता है। और चौथे बैलेंसी को, इसका कार्बन के चौथे बैलेंसी को एल्किल ग्रुप यानी मीथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेप्टेन, हेक्सेन, ये सब इत्यादि कुछ भी हो सकता है इस R के जगह पर। तो इस प्रकार से क्या होता है, ये अल्काइल ग्रुप होता है। आपको ध्यान रखना चाहिए, ये अमीनो एसिड का क्या है, एक कॉमन स्ट्रक्चर है। डियर स्टूडेंट ध्यान दीजिए, अभी आगे हम देखेंगे, यहाँ जो एसिडिक ग्रुप है COOH, यही अमीनो एसिड को एसिडिक नेचर प्रोवाइड करता है। यहाँ जो एमाइड ग्रुप है, ये अमीनो एसिड को क्या करता है, ये बेसिक नेचर प्रोवाइड करता है। और यहाँ जो एल्किल ग्रुप है, यह एल्किल ग्रुप जैसे जैसे चेंज होता जाएगा वो अमीनो एसिड वेरिएट करता जाएगा,
वेराइज करता जाएगा, यानी द वेरिएशन ऑफ एमिनो एसिड डिपेंड्स ऑन दिस एल्किल ग्रुप। ठीक है, तो कुल कितने होते हैं? 20 एमिनो एसिड्स होते हैं, और 20 एमिनो एसिड्स में किसी भी एक एमिनो एसिड का आर ग्रुप दूसरे एमिनो एसिड के आर ग्रुप से मैच नहीं करता है, बाकी ये सारी चीजें सेम वैसी की वैसी रहती हैं। एग्जाम्पल के रूप में मान लें, अगर इस आर के जगह केवल एच आ जाए, केवल एच आ जाए, तो क्या हो जाएगा? यह जिस एमिनो एसिड का फॉर्मेशन करेगा वह ग्लाइसिन कहलाएगा। क्या कहलाएगा? ग्लाइसिन। ग्लाइसिन कहलाएगा। अगर ग्लाइसिन का हम स्ट्रक्चर फॉर्म करें तो ये देखिए, सी एच एच सी ओ ओ एच और NH2, यही क्या है? यही ग्लाइसिन है। यही क्या है? ग्लाइसिन है। दूसरी चीज आगे देखिए, अब यहां पर इस R की जगह, इस H की जगह अगर हम क्या करते हैं, अगर यहां पे हम CH3 लिख दें, CH3, ये क्या हो गया? ये एलानाइन हो गया। ये क्या हो गया? अब एलानाइन हो गया। अगर इसकी जगह पर हम क्या करें, इसकी जगह पर हम CH2OH लिख दें, CH2OH, अब क्या हो गया? ये सेरीन हो गया। बाकी सारी चीजें वही है, केवल आर ग्रुप के चेंज होने की वजह से क्या होता है, एमिनो एसिड क्या होते हैं, ये बदलते जाते हैं। आगे देखिए, अब आगे देखिए, यहां क्या कर रहे हैं, वही चीज जो भी आपको बताया गया कि एमाइड ग्रुप, अगर एमाइड ग्रुप क्या कहता है, एमाइड ग्रुप इज रिस्पॉन्सिबल फॉर बेसिक नेचर ऑफ अमीनो एसिड। जैसे वहां पे देखिए NH2, जो बेसिक नेचर वाला जो अमीनो एसिड होता है वो लाइसिन है। ध्यान रखना बेटा, लाइसिन क्या है? वो बेसिक नेचर वाला अमीनो एसिड है। और जो COH है, ये क्या करता है? एसिडिक ग्रुप है। यह किसी भी अमीनो एसिड को क्या करता है? एसिडिक नेचर प्रोवाइड करता है। यहां ध्यान रखिएगा, ये जो ग्लूटामिक एसिड है, ग्लूटामिक एसिड क्या है? एक प्रकार का ये एसिडिक नेचर का जो है अमीनो एसिड है। और ये जो वेलाइन होता है, वेलाइन ये न्यूट्रल नेचर का होता है। इसमें एमाइड और कार्बोक्सिल दोनों ग्रुप क्या होते हैं? न्यूट्रल होते हैं। इसलिए क्या होता है, वेलाइन जो है ये न्यूट्रल नेचर का अमीनो एसिड होता है। और ध्यान दीजिएगा, 3 अमीनो एसिड ऐसे हैं जो एरोमेटिक नेचर के होते हैं, यानी सुगंधित होते हैं। सुगंध इनमें होता है, स्मेल होता है। इसमें है टायरोसिन, फिनाइल एलानाइन और ट्रिप्टोफान। ये 3 अमीनो एसिड ऐसे हैं जो एरोमेटिक नेचर के होते हैं। ठीक, अब आगे अगर देखें नेक्स्ट पेज पर, तो अब क्या होता है, अमीनो एसिड एक मामले में बहुत अद्भुत है। इसके आयनाइजेशन नेचर के आधार पर इसके जो आयन बनते हैं यह गजब है। यह एसिडिक आयन भी बनाता है, बेसिक आयन भी बनाता है, और कॉमन आयन जिसको ज्यूटर आयन कहते हैं, क्योंकि ज्यूटर महोदय ने इसकी खोज की थी, इसलिए अपने नाम के आधार पर इस प्रकार के आयन को ज्यूटर आयन कहते हैं। आइए एक एक करके देखते हैं। मान लीजिए अमीनो एसिड को आपने किसी ऐसे मीडियम में रख दिया जहां से उसने क्या काम किया, एक क्या किया, अपना एक हाइड्रोजन, जहां पे जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप में था हाइड्रोजन, उसको गंवा दिया। अगर गंवा दिया तो क्या हो जाएगा, यहां पर एक एक्सेस चार्ज आ जाएगा। ये एक्सेस चार्ज की वजह से क्या हो जाएगा, यह क्या हो जाएगा, ये नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा, और नेगेटिवली चार्ज होने की वजह से क्या हो जाएगा, ये एसिडिक आयन को फॉर्म कर लेगा। बाकी सब चीज वही है, केवल एक हाइड्रोजन यहां से रिप्लेस हो गया। दूसरी चीज, मान लीजिए कि अमीनो एसिड को आपने किसी ऐसे मीडियम में रख दिया कि जहां से, जिस मीडियम से इसने क्या किया, सब कुछ वही है, केवल एक एक्सेस हाइड्रोजन को गेन कर लिया। एक एक्सेस हाइड्रोजन को गेन करने के कारण इस पर NH2 की जगह क्या हुआ, NH3 हो गया। ठीक है, तो इसकी वजह से इस पर एक पॉजिटिव चार्ज आ गया। एक पॉजिटिव चार्ज आने की वजह से अब ये जो अमीनो एसिड है वो पॉजिटिवली चार्ज हो गया। अब ये क्या हो जाएगा, इसको बेसिक आयन ऑफ अमीनो एसिड कहेंगे।
लेकिन कभी कभी क्या होता है, किसी आयन में न रखिए तो ऑटोमेटिक क्या होता है, यहाँ कार्बोक्सिलिक ग्रुप का जो हाइड्रोजन होता है वो ऑटोमेटिक रिप्लेस होकर के इस एमाइड ग्रुप पे चला जाता है, जिसकी वजह से इस पर माइनस चार्ज और इस पर प्लस चार्ज आ जाता है। यानी एक ही अमीनो एसिड, एक पर नेगेटिव चार्ज, एक पर पॉजिटिव चार्ज। अगर ये जो कंडीशन है, ये जो है ज्यूटर आयन कहलाता है, जहां पे क्या होता है, इसमें बहुत चार्जेस होते हैं। और डियर स्टूडेंट ध्यान रखिएगा, यही एक अद्भुत कैरेक्टर है इस अमीनो एसिड का, जो क्या करता है, इसकी रिएक्टिविटी को एनहांस कर देता है। जो भी मिले, दोस्त मिले, दुश्मन मिले, एसिड मिले, बेस मिले, ये सबसे रिएक्शन कर लेता है, ये सबसे रिएक्शन कर लेता है। और एक चीज और ध्यान रखिएगा, इस प्रकार से जब कभी भी एक अमीनो एसिड जब कभी भी क्या करता है, किसी दूसरे अमीनो एसिड से रिएक्ट करता है तो क्या होता है, ये रिएक्ट करता है तो क्या होगा, हमेशा इसका एक हेड, हमेशा इसका स्टार्टिंग पॉइंट पर जो एमाइड ग्रुप होता है वहां वो क्या होता है, वो फ्री होता है। और दूसरा हेड क्या होता है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप, वो किसी नए वाले अमीनो एसिड से क्या होता है, नए वाले अमीनो एसिड से क्या करेगा, वो अटैच होता है। ठीक है, ये देखिए, और यहाँ पे R है, यहाँ पर COOH है। अब ध्यान रखिएगा, ये दोनों आपस में मिल रहे हैं तो क्या हो रहा है, पहले वाले अमीनो एसिड जब दूसरे वाले अमीनो एसिड से जुड़ता है तो क्या होता है, पहले वाले अमीनो एसिड का कार्बोक्सिलिक ग्रुप दूसरे वाले अमीनो एसिड के एमाइड ग्रुप से अटैच होता है। इस अटैचमेंट में कार्बोक्सिलिक ग्रुप का OH और एमाइड ग्रुप का हाइड्रोजन आपस में मिलेगा। मिलने के बाद क्या होगा, यहां पर क्या हो जाएगा, ये वाटर निकल जाएगा और इसके जगह क्या हो जाएगा, COHNCOO, ये यहां पर क्या हो जाएगा, ये आपकी बॉन्ड बन जाएगी। कौन सी बॉन्ड बनेगी, पेप्टाइड बॉन्ड बनेगा। इस प्रकार से जब ये निकलेगा तो क्या हो जाएगा, इस प्रकार से बन जाएगा CNH और HCOH। यहाँ पे जो बॉन्डिंग हुआ इनके बीच में, ये जो बॉन्डिंग बन रहा है इनके बीच में, यही क्या है, पेप्टाइड बॉन्ड है। क्या कहलाता है, ये पेप्टाइड बॉन्ड कहलाता है। इस प्रकार से एक अमीनो एसिड दूसरे अमीनो एसिड से क्या होते हैं, हमेशा पेप्टाइड बॉन्ड से जुड़े होते हैं। और इससे जो लंबी चेन बनती है, इसका जो अमीनो एसिड का जो चेन बनता है, ये पेप्टाइड कहलाएगा। दो अमीनो एसिड हैं, दो अमीनो एसिड के बीच में एक पेप्टाइड बॉन्ड बना तो मोनोपेप्टाइड, दो बना तो डाइपेप्टाइड, तीन बना तो ट्राइपेप्टाइड। इस प्रकार से ये बनते चले जाते हैं। लेकिन इसके बनने में आपको ध्यान क्या करना है, यहाँ पे देखिए जो स्टार्टिंग इसका हेड है वहां क्या फ्री है, एमाइड, इसलिए इसको एन एंड कहते हैं। और यहाँ पे क्या फ्री है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप, इसलिए इसको क्या कहते हैं, इसको सी एंड कहते हैं। तो एन एंड और सी एंड, लास्ट जो होता है चेन का लास्ट वाला पोर्शन, वो सी एंड कहलाता है। अंतिम छोर सी छोर और ये एन छोर कहलाता है। तो डियर स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में आपके लिए इतना ही। कल हम लोग जो है एक एक करके आगे स्टडी करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। वेरी वेरी थैंक्स। अभी इस लेसन की शुरुआत है, आगे चल करके हम उसको पढ़ेंगे। डियर स्टूडेंट, मन लगा के ध्यान लगा के पढ़िए। विश यू गुड लक। थैंक यू वेरी मच।